नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेज पर। आज की करंट अफेयर्स की क्लास के नोट्स की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें पहला टॉपिक है अमित खरे हाल ही में केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग के सचिव बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अप्रैल 2020 को शीर्ष नौकरशाही में बड़े फेरबदल किए हैं और उन्होंने 1985 के बैच के झारखंड कैडर के जो अधिकारी हैं अमित खरे, उन्हें सूचना व प्रसारण मंत्रालय का विभाग का सचिव बनाया है। वहीं स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 3 महीने का विस्तार भी दिया गया है। इसके साथ ही पीएमओ के अतिरिक्त सचिव तरुण बजाज को आर्थिक मामले विभाग का प्रभार दिया गया है। साथ ही अमित खरे की बात करें तो अमित खरे को सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी कोरोना वायरस की वजह से समाचार माध्यमों जैसे टीवी, प्रिंट मीडिया, विज्ञापन और फिल्म के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए दिया गया है। इससे पहले वे सूचना व प्रसारण मंत्रालय का नेतृत्व कर चुके हैं और वे इस पद पर रवि मित्तल की जगह लेंगे, जो इस पद पर पहले से मौजूद थे, उनका स्थान लेंगे। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी गई और ये जो खुराक है प्लाज्मा खुराक, ये पहली बार भारत के अंदर यूज की गई है। लखनऊ के अंदर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में 25 अप्रैल 2020 से प्लाज्मा थेरेपी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। 25 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस से ठीक हो चुके जो 2 व्यक्ति थे, उनके ब्लड से पहले प्लाज्मा को निकाला गया और ये मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्ति पा करके 28 दिन पहले ही घर वापस चले गए थे। प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत जो ब्लड होता है, उसके अंदर जो ब्लड का जो तरल भाग होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, उस प्लाज्मा को ब्लड से अलग किया जाता है। रोगी के संक्रमण जो संक्रमित व्यक्ति होता है, वो जब उससे निजात पा लेता है रोग से, तो उसके बाद उसके ब्लड से जो प्लाज्मा है उसे अलग किया जाता है और उस प्लाज्मा के अंदर रोग से लड़ने वाले एंटीबॉडीज होते हैं, जो कि किसी अन्य रोगी के लिए लाभदायक हो सकते हैं। अब इन दोनों का प्लाज्मा लेकर के रिजर्व कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कोर टीम के साथ में 26 अप्रैल 2020 को सुबह मीटिंग में कहा था कि अब कोरोना प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देने के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। प्रदेश के जो हॉस्पिटल्स में सभी एसेंशियल रिसोर्सेज यानी आवश्यक जो संसाधन हैं उनकी व्यवस्था को सुनिश्चित की जाए, ये भी मुख्यमंत्री जी ने कहा। अगला टॉपिक हमारा पिच ब्लैक 2020, जो कि एक युद्धाभ्यास है जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया जाना था, तो लेकिन कोविड-19 के कारण ये जो 27 जुलाई से 14 अगस्त तक आयोजित किए जाने वाले इस पिच ब्लैक 2020 युद्धाभ्यास को, बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास को अब रद्द कर दिया गया है। यह अभ्यास विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है, क्योंकि इसके अंदर विभिन्न देशों की जो विश्व भर की जो सेनाएं हैं वो इस अभ्यास के अंदर भाग लेती हैं और उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनता है। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स ने पिच ब्लैक 2018 के अंदर पहली बार भाग लिया था और इस एक्सरसाइज पिच ब्लैक यानी जो ये युद्धाभ्यास है, ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स यानी RAF के द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर ये युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1981 से प्रारंभ की गई थी। हाल ही के वर्षों में भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ में रक्षा और रणनीतिक जुड़ाव, विशेष रूप से जो नेवल कोऑपरेशन यानी कि जो नौसैनिक जो भागीदारी है वो अधिक मजबूत हुई है। वर्ष 2019 की शुरुआत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में बायलैटरल नेवल प्रैक्टिस यानी कि जो द्विपक्षीय नौसैनिक जो अभ्यास है वो ऑस्ट इंडेक्स के रूप में अब तक की सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम, जिसमें 1000 से अधिक लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, उसको आयोजित किया गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट इंडेक्स नाम से एक युद्ध अभ्यास शुरू हुआ था, जो कि नेवल प्रैक्टिस थी, द्विपक्षीय जो नेवल प्रैक्टिस थी, उसका आयोजन वर्ष 2019 के अंदर किया गया था। IAS ऑफिसर संजय कोठारी ने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी CVC के रूप में शपथ ली है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में उन्होंने शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में 26 अप्रैल 2020 को आयोजित समारोह के अंदर संजय कोठारी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संजय कोठारी को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई और समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके अलावा उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और अन्य लोग भी
इसके अंदर मौजूद थे इस समारोह के अंदर। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो प्रमुख का जो पद है वो केवी चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद में जून 2019 से खाली चल रहा था, यानी कि काफ़ी समय से यह पद रिक्त था, जिस पर अब संजय कोठारी को नियुक्ति दी गई है। अब संजय कोठारी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो ये हरियाणा कैडर के 1978 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जो पहले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव पद से 2 जून 2016 के अंदर सेवानिवृत्त कर दिए गए थे। इसके बाद में नवंबर 2016 के अंदर लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई और जुलाई 2017 में राष्ट्रपति, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, उनके सचिव के रूप में ये कार्य कर रहे थे। और हाल ही में ये सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब हम बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसके बारे में। तो एक सांविधिक निकाय है, यानी ये संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि एक सांविधिक निकाय है। स्वायत्त स्थिति के साथ ये भ्रष्टाचार के नियंत्रण करने वाली एक संस्था है। किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त, जिसके पास केंद्र सरकार के सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करने की इसके पास जिम्मेदारी होती है। जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर होती है, जिसके अंदर जो अध्यक्ष होते हैं समिति के वे प्रधानमंत्री होते हैं और उसके अलावा गृह मंत्री और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ये आदि इसके सदस्य होते हैं। गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष इसके सदस्य और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, जो कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के लिए सिफारिश करती है और इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सीवीसी का जो प्रमुख है उनके कार्यकाल 4 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, इनमें जो भी पहले हो, अर्थात 4 वर्ष पूरे हो जाएं या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, जो भी पहले पूरा होगा उस समय तक वे अपने पद पर कार्य करेंगे। और सीवीसी में यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं, यानी अधिकतम इनकी संख्या इसमें जो समिति के अंदर इस कमीशन में आयोग के अंदर जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 3 हो सकती है, जिसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 24 अप्रैल 2020 को आयोजित किया गया, जो कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी UNCTAD के द्वारा इसकी एक रिपोर्ट 2019 के अंदर जारी की गई। 2019 के मद्देनज़र वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2020 और 2021 में विकासशील देशों के सार्वजनिक और बाह्य ऋण में 2.4 से 3.6 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है। ये कोविड-19 की वजह से ये इस वृद्धि को देखा जा सकता है। साथ ही रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर जो विकासशील देश है वो कई वर्षों से निरंतर ऋण के बोझ से जूझ रहे थे। अब वे देश कोविड-19 के कारण बढ़ती हुई स्वास्थ्य और आर्थिक ज़रूरतों के साथ ऋण के जाल में भी फंस गए हैं, क्योंकि काफ़ी समय से वो पहले ही ऋण में थे और अब वर्तमान में उन जो देशों को या जो विकासशील देश हैं उन्हें अब स्वास्थ्य और आर्थिक ज़रूरतों की वजह से उन्हें और अधिक जो ऋण लेना पड़ रहा है, जिससे कि वे इस जाल के अंदर फंसते चले जा रहे हैं। कोविड-19 संकट के कारण वित्तीय उथल-पुथल से उभरती जो अर्थव्यवस्थाएं हैं और विकासशील देशों को तीव्र मुद्रा अवमूल्यन के कारण, यानी कि मुद्रा के मूल्य में लगातार जो कमी होने के कारण पूंजी के बहिर्वाह को गति प्रदान की है, जिससे कि उनके द्वारा जो ऋण है अधिक प्रभावी हुए हैं, यानी कि उनकी पूंजी का बहिर्वाह यानी बाहर की तरफ प्रवाह हो रहा है, इस वजह से भी उन्हें ऋण लेना पड़ रहा है। व्यापार विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा प्रकाशित जो कुछ अन्य रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में बात करें तो उसमें अगली रिपोर्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट, इसके अलावा न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट, सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट और वस्तु और विकास रिपोर्ट। इस तरह से ये अन्य रिपोर्ट्स हैं जो इस UNCTAD के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। ध्यान देने की बात है विश्व भर में 24 अप्रैल का दिन शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टी टेररिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पहली बार 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत का जो होल है वो अब ठीक हो गया है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि इसके ऊपर बना हुआ जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर का जो परिधि वाला जो होल था वो
बंद हो गया है। ओजोन की यह जो परत है वो सूर्य से आने वाली जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनसे पृथ्वी की रक्षा करती है। यूरोपीय आयोग की ओर से लागू किए गए द कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस यानी CAMS और कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी C3S ने अब पुष्टि की है कि उत्तरी ध्रुव पर बना यह छेद अपने आप ठीक हो गया। यानी इसमें माना जा रहा था कि ये जो छेद है उत्तरी ध्रुव पर जो कम तापमान के कारण जो बना हुआ था। अब ध्यान देने की बात है कि कोविड-19 को रोकने के लिए जो संपूर्ण विश्व भर में जो हाल ही में जो लॉकडाउन लगाया गया उसके कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि इसके ठीक होने के पीछे पोलर वर्टेक्स है जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी हवाएं लेकर आता है। जो पोलर वर्टेक्स होते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी हवाएं लेकर आते हैं, जिससे कि वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बनती है, ये ओजोन परत के अंदर जो छिद्र बनता है। अब वर्टेक्स के परिणाम स्वरूप जो स्ट्रेटोस्फेरिक जो क्लाउड्स हैं उनकी उत्पत्ति होती है, जिससे कि जो वो स्ट्रेटोस्फेरिक जो क्लाउड्स हैं वो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ में क्रिया करते हैं और इस क्रिया के अंदर ओजोन जो परत है वो नष्ट होती है। 1887 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के दौरान मनुष्य के द्वारा जो CFC गैसेज हैं उनके उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो गैसेज हैं उनको उनके उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब पोलर वर्टेक्स कमज़ोर पड़ गया है, जिससे कि ओजोन लेयर सामान्य स्थिति में आ रही है। और हालांकि जो कोपरनिकस है उसका ये भी कहना है कि ये जो वर्टेक्स है वो पुनः बन सकता है, लेकिन इस बार ये ओजोन लेयर को कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। हाल ही में पाकिस्तान की जो नौसेना है उसने एक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में एंटी शिप मिसाइल की एक सीरीज का सफल परीक्षण किया और यह घोषणा पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता जो नौसेना प्रवक्ता है रियर एडमिरल अरशीद जावेद उनके द्वारा की गई। पाकिस्तान की जो नौसेना के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इन मिसाइलों को समुद्र की सतह पर खड़े जहाज़ों से फिक्स्ड रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट के द्वारा दागा गया था। इस परीक्षण के दौरान नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख है यानी वहाँ के नौसेना प्रमुख एडमिरल जफर महमूद अब्बासी भी वहाँ पर मौजूद थे और इन एंटी शिप मिसाइल्स के सफल परीक्षण से पाकिस्तान की जो नौसैन्य संचालन क्षमता है और सैन्य तत्परता है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ में हम बात कर लेते हैं जो भारतीय जो एंटी शिप मिसाइल्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहली जो मिसाइल है वो ब्रह्मोस मिसाइल है। ये जो एंटी शिप मिसाइल्स है भारत की वो DRDO के द्वारा विकसित की गई हैं, जिनमें ब्रह्मोस जो भारत और रूस के द्वारा जो संयुक्त रूप से विकसित की गई मिसाइल है, जो कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की जो मॉस्कोव नदी है उन दोनों के नाम को मिला करके ब्रह्मोस शब्द का गठन की रचना की गई है। और ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो विश्व की जो सबसे तेज़ जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं उनमें से एक है। इसके अलावा भारत की अन्य मिसाइलों में निर्भय, धनुष, ब्रह्मोस सेकंड, ब्रह्मोस NG जैसी अन्य जो मिसाइलें भी हैं जो हमारे जो एंटी शिप मिसाइल्स के बेड़े में शामिल हैं। अब DRDO के साथ जो संचालित वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान है उनके द्वारा यह विकसित की जा रही मिसाइल है, जिसका ट्रायल हाल ही में किया गया। जिसका जो पहला चरण होता है वो ठोस ईंधन से संचालित होता है और दूसरा चरण तरल ईंधन से संचालित होता है और इसके अप्रैल 2019 तक इसके 6 सफल परीक्षण कर लिए गए थे। और जो धनुष जो मिसाइल है वो DRDO के द्वारा विकसित की गई एक मिसाइल है, जो कि पृथ्वी थर्ड जो मिसाइल है उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारी जो मिसाइल क्षमता है वो पाकिस्तान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 के बारे में। तो इस वर्ष ये प्रतिवर्ष जो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की जो थीम है वो है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर जिसका आप लोगो भी जिसका एक इमेज भी आप देख पा रहे हैं। इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर जिसका अर्थ है कि जो ग्रीन फ्यूचर से तात्पर्य यहाँ पर सुनहरे भविष्य के लिए, तो एक अच्छे भविष्य के लिए जो आविष्कार या जो नवाचार किए जाएं।
बौद्धिक संपदा दिवस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इन दोनों को बढ़ावा देने में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, कॉपीराइट्स आदि की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों व मानकों का विकास और अनुप्रयोग इस संगठन की गतिविधियों का मूल अंग होता है, जिसके तहत जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं ट्रेडमार्क्स, ऑथरशिप, इसके अलावा ब्रांड्स, लाइसेंसिंग, कॉपीराइट प्रोटेक्शन, इन्वेंशन, इस तरह के बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं जो इस जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यह यूएन की सबसे पुरानी एजेंसीज में से एक है, जो कि यूएन की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को की गई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। और जो WIPO है वो बौद्धिक संपदा की जानकारी के लिए विश्वसनीय वैश्विक संदर्भ स्रोत का कार्य करता है। भारत WIPO का एक सदस्य है और WIPO के प्रशासित कई संधियों के लिए एक पार्टी भी है। अक्टूबर 2099 के अंदर WIPO की महासभा में एक खास दिन को वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस घोषित करने के विचार को मंजूरी दी गई थी। और वर्ष 2000 के अंदर WIPO ने 26 अप्रैल को वार्षिक वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाने के लिए और इस दिन बतौर व्यापार कानूनी अवधारणा के बौद्धिक संपदा के बीच मौजूद कथित अंतर को दूर करने के लिए और लोगों के जीवन में उसके महत्व को समझाने का फैसला किया। और 26 अप्रैल के दिन प्रतिवर्ष इसे मनाने का जो फैसला किया गया, जो तब से लेकर अब मनाया जा रहा है। इसी के साथ जो हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास है वो कंप्लीट होती है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का जो हेडक्वार्टर वो किस जगह स्थित है। साथ ही आपको यह भी बताना है कि इसरो के चेयरमैन कौन हैं। आप अपना जवाब एक सोचिए, फिर आपको कुछ समय बाद मैं बताता हूँ इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है, जो इसरो का हेडक्वार्टर है वो कर्नाटक शहर के बेंगलोर शहर में स्थित है और इसरो के जो चेयरमैन हैं वर्तमान में वो डॉक्टर के शिवान हैं। तो इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।